हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग नेरनेस्ट इक्वेशन जो आपको बताया गया था, नेरनेस्ट समीकरण, वो क्या था बता दिया गया था। आइए एक बार उसको हम दिखा देते हैं कि नेरनेस्ट समीकरण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव 2.303 RT बाई NF और ये log Q, ये बता दिए थे। इसके बाद आपको बोले थे कि नेरनेस्ट समीकरण आपको RTP पर पढ़ना है। RTP मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर, रूम तापमान आपको बताए थे 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दाब कितना 1 ATM। तो आपको बोले थे कि नेरनेस्ट समीकरण अगर आप RTP पर लिखेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये आया था आपको यहाँ पूरा कैलकुलेट करके 0.0591 बटा में n और यहाँ पर log Q। तो ये जो इक्वेशन था ये RTP पर है और नेरनेस्ट समीकरण जो पढ़ना है वो आपके सिलेबस में RTP पर ही पढ़ना है। इसलिए आपको बोले थे कि इसको आप याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर में हम नेरनेस्ट समीकरण का कैसे प्रयोग किया जाता है ये नहीं बताए थे, वो आज के क्लास में बताएंगे। आज के क्लास में आपको यही बताएंगे कि नेरनेस्ट समीकरण का प्रयोग हम कैसे करेंगे और उस पर कैसे क्वेश्चन आ सकता है। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए लिखते हैं कि नेरनेस्ट समीकरण का प्रयोग कैसे किया जाता है। मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए। आइए यहाँ पर समीकरण का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग नेरनेस्ट नहीं लिख करके वो लोग ऐसे लिख देते हैं, तो गलत मत बोल दीजिएगा। ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं इस तरह से नेनसर्ट समीकरण, ठीक है। तो नेनसर्ट भी NCERT में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लिख रहे हैं इसको। अगर कहीं कहीं ऐसे भी लिख देता है तो गलत मत कर दीजिएगा, नेनसर्ट समीकरण भी बोल देता है। इंग्लिश में इसको नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, कैसे हम इसका यूज करेंगे। एक बात है, अच्छा से समझते चलिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आपका माइंड इधर उधर जाएगा तो फिर स्लिप कर जाएगा, ठीक है। एक बार पीछे के क्लास में रिवीजन करा दे रहे हैं। 2 अर्ध सेल होता है, ध्यान दीजिएगा। एक में किसी धातु का छड़ रहेगा, दूसरे बर्तन में किसी दूसरे धातु का छड़ लिया जाता है। इसके बाद दोनों को हम जोड़ दिए थे, ठीक है। तो आपको बोले थे कि पहले आप पहचानिएगा कि इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो चलिए हम मान लेते हैं, समझते चलना, मान लेते हैं कि ये जो है वो एनोड है और ये जो है वो कैथोड है, ठीक। तो आपको बोले थे हम कि एनोड में जो विभव उत्पन्न होता है उसका नाम होता है ऑक्सीकरण विभव, और कैथोड में जो विभव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम अवकरण विभव। इतना तो आपको क्लियर है। इसके बाद आपको बोले थे कि अगर दोनों को हम मिला देते हैं, एनोड का विभव और कैथोड का विभव, तो उसको हम बोलते हैं सेल का विभव। सेल के विभव को आपको विद्युतवाहक बोले थे और उसको हम बोले थे सेल का EMF, या कुछ लोग इसको ई सेल लिख देते हैं,
ठीक है, ये सेल का विद्युत वाहक बल है, इसी को बोलते हैं, ये बता दिए थे क्या होता है, विद्युत वाहक बल खत्म हो गया था। कहने का मतलब कि निर्दिष्ट समीकरण का प्रयोग हम सबसे पहले एनोड के लिए देखेंगे। एनोड का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण अर्धसेल। कैथोड का दूसरा नाम अवकरण अर्धसेल। इतना बात पता होना चाहिए, सारा कुछ हो गया है। तो पहले हम इसका प्रयोग हम देखेंगे एनोड के लिए, उसके बाद हम देखेंगे कैथोड के लिए, तब देखेंगे पूरे सेल के लिए। दोनों का अर्धसेल है, अर्धसेल है, और दोनों को मिला देंगे तो पूरा सेल हो जाएगा, तब देखेंगे पूरा सेल के लिए। तो इस तरह से हम सिस्टम से चलते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे एनोड के लिए, ठीक है। आइए केस नंबर 1 में चलते हैं। सबसे पहले माइंड आप लोग यहीं रखेंगे और कॉपी पर अच्छा से नोट्स कीजिए इसको, और बार बार रिवीजन करते रहिए, तब आपको याद होगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, बार बार भूल जाएंगे। तो आइए यहाँ पर चलते हैं केस नंबर 1 में, ठीक। केस नंबर 1 में आपको बताएंगे ऑक्सीकरण अर्धसेल, ठीक है। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे? एनोड के लिए, ठीक है। इंग्लिश में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एनोड, ठीक है। पहले हम ऑक्सीकरण अर्धसेल के लिए पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण समझ में आता है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो आइए मान लेते हैं कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में चलते हैं। कोई भी, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हम हाइड्रोजन लेंगे, आपका मन है तो जिंक वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन लेकर के आपको समझा रहे हैं। H2 है, अगर इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये तो पुराना चीज़ हो गया, पीछे बहुत आया है। H2 तो 2 इधर आ जाता है, 2H प्लस, और ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीकरण है कि अवकरण है? ऑक्सीकरण संख्या से। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 0 है, 0, समझे, पीछे में हो गया सब। तो यहाँ पर 0 है, 0 से यहाँ पर कितना चार्ज है? प्लस। तो 0 से प्लस ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्धसेल। और ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकरण किस पर होता है? एनोड पर होता है, तो हम कह सकते हैं इसको एनोड बोल सकते हैं, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आइए यहाँ पर, आपको पता है कि निर्दिष्ट समीकरण क्या होता है। तो निर्दिष्ट समीकरण को हम लिखेंगे, ध्यान दो यहाँ, E बराबर E0, ये इलेक्ट्रोड विभव है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। RTP पर ही हम बात करेंगे। तो 0.0591 बाटा में n, और ये हो गया log Q। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ये किसके लिए प्रयोग करना है, देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये किसके लिए प्रयोग करना है? निर्दिष्ट साहब का ये समीकरण, तो यहाँ पर दिया है ऑक्सीकरण अर्धसेल के लिए। किसके लिए? ऑक्सीकरण अर्धसेल के लिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान देते रहना, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव। ध्यान देना, इसमें ऑक्सीकरण अर्धसेल है ना, तो ऑक्सीकरण अर्धसेल में जो विभव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण विभव। क्लियर है? और अवकरण में जो उत्पन्न होता है उसको अवकरण विभव बोलते हैं। तो ये बात खोपड़ा में याद कर लीजिए। तो ये है इलेक्ट्रोड, यहाँ पर सिंपल है, तो किसके लिए प्रयोग करना है? ऑक्सीकरण के लिए। तो आप यहाँ लिखिएगा ई, देखते जाना, ई
ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, बराबर यहां लिखेंगे ई नॉट, यह भी है मानक स्थिति में ना, तो यहां पर भी वही बात है, मानक ऑक्सीकरण विभव, ये पता होना चाहिए। माइनस 0.0591 बाटा में एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 2, तो यहाँ रखेंगे 2। इसके बाद ये लॉग, बोलो लॉग। एक बात है कि इसको शॉर्ट में लिख दे, क्या समझ लेंगे ना, क्लियर है, चलिए समझ लीजिएगा। ये हो गया लॉग क्यू। क्यू कैसे लिखा जाता है, बोले थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, कि क्यू हमेशा लिखा जाता है उत्पाद का सांद्रता और बाटा में होता है अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता, ये उत्पाद में ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको लिखेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे H+ की सांद्रता, और ध्यान दीजिएगा इसका गुणांक कितना है, 2 है, तो वह घात में लिखा जाता है, ये बार बार नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। बाटा में देखिए अभिकारक की सांद्रता, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये हाइड्रोजन गैस है ना, तो गैस की सांद्रता मत लिख देना, समझ लो मेरी बात, गैस की सांद्रता मत लिख देना, क्या लिखेगा, गैस का दाब लिखा जाता है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब, ऐसे क्यू के जगह पर। अब आप लोग एक ये है, इसका प्रयोग हम ऐसे करेंगे, अगर आपका मन नहीं है ऐसे लिखने का तो इसको शॉर्ट में भी लोग लिख देते हैं। यहाँ पर इसको चलिए ऊपर में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मन नहीं है ऐसे लिखने का तो कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं, ई ऑक्सीकरण विभव को ओपी लिखा जाता है, बराबर आइए ये ई नॉट है, ऑक्सीकरण विभव को ऐसे लिखा जाता है, ओपी से इंग्लिश में सूचित किया जाता है, माइनस 0.0591 बाटा में 2 लॉग H+ का सांद्रता का और बाटा में H2 का प्रेशर। मतलब कि आपका मन है तो ये लिखिए या फिर आपका मन है तो ये लिखिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये ऑक्सीकरण विभव को, इसका इंग्लिश है ऑक्सीकरण, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका हिंदी होता है ऑक्सीकरण विभव, वहीं से ये ओपी लिखा जाता है इसको, ठीक है। अब आपको एक बात हम नोट करके लिखवाएंगे कि गैसियस पदार्थ का मतलब कि जो पदार्थ गैस में है, अगर Q लिखेंगे, Q का मान, तो हम गैसियस पदार्थ का आंशिक दाब लिखते हैं, ये बात नोट में लिखवाएंगे अभी, ठीक है। तो चलिए एक बात है, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलो। तो अब आते हैं हम केस नंबर 2 में, लेकिन उसके पहले आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके वही बात आपको हम लिखवाएंगे जो आप सुने हुए हैं, ठीक है। चलो नोट में लिखेंगे आप कि अभिकारक अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया भागफल Q लिखते समय, अभिक्रिया भागफल Q लिखते समय गैस का आंशिक दाब
लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आ रहे हैं हम केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड भी देख लीजिए आप लोग। इसको मिटा देना। चलिए मिटा दे रहे हैं। इसको याद रखिएगा कि अगर गैस होता है तो गैस का आंशिक दाब लिखा जाता है। आइए यहाँ पर केस नंबर सेकंड। ठीक है, अवकरण अर्धशेल या कैथोड के लिए फॉर रिडक्शन हाफ सेल और कैथोड। ठीक है, चलिए रिडक्शन अवकरण समझते हैं ना। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये बना दिया कॉपर। ध्यान दीजिएगा, कॉपर ये ठोस है, सॉलिड। एस मतलब सॉलिड मतलब ठोस, एस का मतलब। ठीक है, ये आयन में है। आयन का मतलब समझ रहे हैं, जलीय एक्वस है। लिख नहीं रहे हैं, समझ लीजिएगा। कोई भी यौगिक अगर आयन में टूट रहा है इसका मतलब कि उसमें जल है। तो ये सॉलिड बन गया, ठोस हो गया। इसके बाद इसको देखिए, आपको तो पता है कि निर्दिष्ट समीकरण क्या होता है। ए बराबर ई नॉट 0.0591 बाटा में एन और ये लॉग क्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ये अवकरण अर्धशेल, समझ रहे हो। और अवकरण अर्धशेल यानी कि कैथोड में जो विभव उत्पन्न होता है उसका नाम होता है अवकरण विभव। तो भूलिए नहीं, आप लोग को अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं अवकरण विभव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। इसको शॉर्ट में आरपी लिखा जाता है। यही हम यहाँ यूज करेंगे। अवकरण विभव के जगह पर हम आरपी लिखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल इसका इंग्लिश होता है, वहीं से इसका संकेत आरपी आता है, अवकरण विभव का। ठीक है, तो इसी को यूज करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये अवकरण के लिए प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लिखेंगे ई रिडक्शन पोटेंशियल, वहीं अवकरण विभव यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर ई नॉट, फिर हम लिखेंगे आरपी अवकरण विभव। ये मानक अवकरण विभव है, ये सिर्फ अवकरण विभव है। माइनस 0.0591 बाटा में एन। एन बोलो, इलेक्ट्रॉन कितना, 2। ये हो गया लॉग और ये आ गया क्यू। क्यू कैसे लिखा जाता है, तो क्यू लिखा जाता है उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता बोलो, उत्पाद कौन है, ये ना। ध्यान दीजिएगा एक बात कि उत्पाद किस में है, ठोस में है ना, वह भी लिखवाना पड़ेगा। ऐसे तो बताए थे बिलियन में, फिर बता देते हैं। देखिए, शुद्ध ठोस, शुद्ध ठोस की सांद्रता 1 होता है। ये बात आप लोग याद रखिए, ठोस की सांद्रता 1 होता है। क्या ये ठोस है,
जी ठोस ही है, सॉलिड है ना, ठोस है। तो उत्पाद की सांद्रता, तो उत्पाद ये ठोस है तो इसका सांद्रता 1 होगा। बाटा में होता है अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक में ये तो इलेक्ट्रॉन है, इसका सांद्रता लिखेंगे कॉपर पर 2+। आज आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। कॉपर प्लस की सांद्रता आपको परीक्षा में दिया रहेगा। ये मानक अवकरण विभव है जिसका मान प्रश्न में दिया रहेगा, इसका मान भी देगा, इसका मान भी देगा। तो आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, करके निकाल दीजिएगा, यही पूछेगा अवकरण विभव। ये मानक है, ये समझ में आ रहा ना, मानक अवकरण विभव, और ये सिर्फ अवकरण विभव है। ये कॉपर प्लस का सांद्रता है जो कि आपको परीक्षा में दिया रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ रह करके और ये निकाल दीजिएगा, ठीक। चलिए केस नंबर 2 तो आप समझ गए, ये भी समझ गए। अवकरण विभव, रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम आरपी लिखे हैं, आरपी यहाँ शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक। चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम आ रहे हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है तो केस नंबर 3 से पूछा जाएगा, समझे। और केस नंबर 3 बता रहे हैं, पहले इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, चलो ले लिए तो बहुत अच्छा किए। एकदम माइंड को बोर्ड पर कंसंट्रेट करो, थोड़ा सा भी इधर करेंगे बाउंस कर जाएगा, समझे। और बार बार घर पर रिवीजन करते रहिए, जितना ही रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। रिवीजन नहीं करेंगे सब कुछ भूल जाएंगे, भूलते तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई महान है, भूलेंगे सब लोग। रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी तेज हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं बता पाएंगे। और मान लीजिए कि जो पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन बेचारा मेहनती है तो उसके टक्कर में कोई नहीं होगा, समझे। इसलिए आप लोग तेज मत बनिए, मेहनती बनिए। मेहनती बनिएगा वही लोग कारगर होते हैं, तेज लोग तो पीछे ही रह जाएंगे। आइए केस नंबर 3 में। केस नंबर 3, केस 3 में सेल अभिक्रिया के लिए, सेल अभिक्रिया के लिए, फॉर सेल रिएक्शन। देखिए सेल रिएक्शन के लिए कैसे हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं आप, पता है ना, नेर्नेस्ट साहब का जो समीकरण है उसका प्रयोग देख रहे हैं। तो अब कह रहा है कि अगर सेल अभिक्रिया दे दिया जाए, पहले क्या बताया गया, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, उसके बाद अवकरण अर्ध सेल। अब कह रहा है कि दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सेल। तो अब कह रहा है कि सेल के लिए प्रयोग कीजिए, तो कहिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सब में किए हैं उसी तरह से कर दीजिएगा। जैसे देखो ना, सेल में क्या होता है, अवकरण भी होगा ऑक्सीकरण भी होगा। इतना तो क्लियर है ना समझे। अरे भाई एनोड में ऑक्सीकरण, कैथोड में अवकरण, तो दोनों को मिलाएंगे तब ना सेल बनता है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि सेल में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होगा, एकदम क्लियर रहिए। तो आइए दोनों होगा इसमें। अभिक्रिया पर मेरा ध्यान देंगे, Zn जिंक ठोस है, ये आएगा कॉपर पर 2+, ठीक है। ये बनाएगा जिंक पर 2+ और ये बनाएगा कॉपर जो कि ठोस है। ये अभिक्रिया आपको देगा। तो पहले आप चेक कर लीजिएगा कि यह अभिक्रिया सेल अभिक्रिया है कि नहीं है। सेल अभिक्रिया होगा तो उसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। तो ये बात आप लोग को शुरू से ही बता रहे हैं। जिंक पर बोलो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ये बात भी आपको पता है 0 है। तो देखेंगे कि जिंक पर 0 था तो 0 से कितना हो गया, 2+ हो गया। तो 0 से 2+ बोलो तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया।
तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, यानी कि जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है। आइए कॉपर का चेक करते हैं। 2 प्लस है, 2 प्लस ले 0, क्या हो गया? ये घट गया और ऑक्सीकरण संख्या घट गया, मतलब अवकरण। तो कहने का मतलब कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यह सेल अभिक्रिया है। और इसी का आपको बताना है नर्नेट साहब का प्रयोग करके। ठीक, आइए, दिक्कत कुछ नहीं है। पहले आप आराम से नर्नेट साहब का जो समीकरण है उसको आप लोग याद कर लिए होंगे। ये था RTP पर हम बार बार बोल रहे हैं, हम उसी का प्रयोग करेंगे। ये हो गया। ठीक, सेल के लिए है, कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है आपको, सब जगह सेल लगा देना है। ई सेल बराबर होता है मानक ई सेल माइनस 0.0591 बाटा में n, और ये हो गया लॉग क्यू। बोलो क्यू, क्यू कैसे लिखा जाता है? उत्पाद की सांद्रता बाटा में अभिकारक की सांद्रता। तो आएंगे उत्पाद की सांद्रता, ध्यान देना, उत्पाद में ये ठोस है तो इसका सांद्रता 1 होता है, हम नहीं लेंगे, तो इसका सांद्रता छोड़ दो, हम लेंगे उत्पाद में केवल इसका सांद्रता, ये आयन में है तो इसका सांद्रता हम ले लिए। हो गया उत्पाद की सांद्रता ऊपर, बाटा में अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक में देखो यहाँ पर जिंक ठोस है तो इसका नहीं लेंगे, इसका 1 होगा, इसका केवल लेंगे। कॉपर प्लस प्लस की सांद्रता कर लिए, इसका सांद्रता प्रश्न में आपको देगा, इसका सांद्रता प्रश्न में देगा। हाँ, ये देखिए मानक EMF ऑफ सेल है, मानक ई सेल, तो मानक वाला जो वैल्यू है ना, मान इसका प्रश्न में देगा, लेकिन आप जिस तरह से सोचते हैं वैसा नहीं देगा। जो बात है बोल दिए, इसका प्रश्न में मान दिया रहेगा, लेकिन इस तरह से सजा करके प्रश्न में देगा ना कि आपका दिमाग वहाँ पर काम नहीं करेगा, और तब तो कहेगा कि सेल का ये ई सेल निकालिए। तो ये दिया है, आपको समझ में आ नहीं रहा है, ये तो आपको क्लियर दिखाई देगा, इसका सांद्रता एकदम आराम से लिखा रहेगा, इसका भी लिखा रहेगा, दिक्कत होगा इसको निकालने में, समझे? देखिए अब इसमें कैसे कलाकारी करके आपको ये देगा, समझ लो मेरी बात। आइए देखते हैं। सबसे पहला बात कि आपको पीछे वाला जो लेक्चर है विद्युत वाहक बल जब हम पढ़ाए थे वह क्लियर होना चाहिए, EMF ऑफ सेल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। EMF ऑफ सेल क्या है? ये मानक है, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, ये बात आप लोग को पता होगा ही। ऐसे बताए थे आपको कि मानक EMF ऑफ सेल जो होता है ना, वह होता है एनोड का मानक ऑक्सीकरण विभव, समझे, प्लस कैथोड का मानक अवकरण विभव। ये बात आपको हम जब EMF बता रहे थे तो वहाँ पर ये बोले थे, पता नहीं है आप लोग को याद है कि नहीं है, ये बात बोले थे, समझे? अब देखो, ये तो पता, हम बता रहे हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में देगा लेकिन ऐसा उल्टा पुल्टा करके देता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। हम बता रहे हैं देखिए कैसे आपको देगा, ठीक है? ये निकालना है क्योंकि ये तो प्रश्न में देगा, ये देगा n का वैल्यू क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि 0 से 2 को प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम n के जगह पर 2 रख देंगे। तो ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, अगर ये निकल जाएगा तो हम ये निकाल नहीं देंगे ये, और यही निकालने में दिक्कत है, समझे? देखिए प्रश्न में क्या देगा, वो कहेगा ऐसे, मानक
Zn प्लस प्लस Zn बराबर माइनस 0.74 वोल्ट, ऐसे, ठीक है। फिर आपको लिखेगा मानक कॉपर प्लस प्लस कॉपर 0.34 वोल्ट, ऐसे दे दिया और कहेगा कि आप ये निकालिए, ठीक। तो आपको बता रहे हैं, कहाँ पर बताएं, इधर बता दें क्या, देखो इधर ही बता देते हैं। तुरंत आप लिखेंगे मानक ई सेल बराबर, ठीक है। देखो पहले अपना जो आपका मेन अभिक्रिया है ना, पहले उसको देख लेना, हमको ये निकालना है, ये निकाल कर यहाँ रखेंगे। तो इसके लिए पहले आपका जो मेन अभिक्रिया है उसको देख लीजिएगा, समझ गए। चलो इस हम देख लेते हैं। जिंक पर 0 है, 0 से +2 हो गया। बोलो इस जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो जब जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है तो इसका चाहिए ऑक्सीकरण विभव। कॉपर देख लो, 2 प्लस ले 0, कॉपर का क्या हुआ है, अवकरण, तो इसका चाहिए अवकरण विभव। अब देखेंगे प्रश्न में दिया क्या है। जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण विभव चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पर, जिंक का 2 प्लस ले 0, तो 2 प्लस ले 0 क्या हो गया है, ऑक्सीकरण संख्या घट गया ना, तो ये दिया है अवकरण। ध्यान देना, मेन अभिक्रिया में जिंक का हुआ है ऑक्सीकरण और आपको दिया है क्या, अवकरण। तो बताइए, आपको बोले थे कभी कि जब ऑक्सीकरण चाहिए और अवकरण दिया है तो उसका साइन हम बदल देंगे। जैसे ये क्या दिया है, अवकरण, हमको चाहिए क्या, ऑक्सीकरण, तो समझ रहे हो क्या करेंगे, ये माइनस है ना, इसका साइन अगर हम बदल देंगे तो वह क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ऑक्सीकरण ही हमको यहाँ चाहिए, तो कुछ नहीं करना, इसका साइन बदल देंगे, 0.74 प्लस कैथोड का मानक अवकरण विभव। तो आप यहाँ चेक करेंगे, कॉपर 2 प्लस ले 0 क्या हुआ है, अवकरण। चेक करो यहाँ पर 2 प्लस ले 0 क्या हो गया, अवकरण हुआ है। यानी कि हमको चाहिए कॉपर का अवकरण और अवकरण ही आपको दिया हुआ है। तो इसका साइन मत बदल देना, क्योंकि जो हमको चाहिए वही यहाँ दिया हुआ है। तो जैसा है वैसा ही यहाँ हम रख देंगे, 0.34। अब इसको जोड़ेंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा, 7 3 10 और ये 1.08 वोल्ट यहाँ निकाल दिए। अब इसी को यहाँ पर हम रख देंगे, समझ रहे मेरी बात, इसको यहाँ रख देंगे और फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक। तो जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, हो गया। चलिए, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आएंगे एक सामान्य अभिक्रिया के लिए, हम इसका प्रयोग देखेंगे। बिल्कुल ही आप लोग समझिएगा, एकदम से समझ में आ जाएगा, ऐसा होगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप लोग बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। चलो यहाँ पर आते हैं सामान्य अभिक्रिया के लिए। सामान्य अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया के लिए ईएमएफ के लिए सेल का ईएमएफ, जिसको हम लिखेंगे ई सेल, ठीक है।
एक सामान्य अभिक्रिया है, मतलब कि वो अभिक्रिया नहीं है, बस इसी तरह से एक अभिक्रिया मान ली है। जनरल, सामान्य, ठीक है। एक सामान्य अभिक्रिया के लिए ध्यान दीजिएगा, ए बी, ठीक है, सी और ये डी, ये अभिक्रिया है, सामान्य अभिक्रिया है, ठीक। आपको तो पता है, कह रहा है ये सेल अभिक्रिया है, सेल अभिक्रिया है। तो निर्णित समीकरण का प्रयोग आप कैसे करेंगे? देखिए, आप यहाँ लिखेंगे ई सेल, क्या लिखेंगे? बराबर मानक ई सेल माइनस 0.059 log Q होता है ना, लिख दे पहले। चलो क्या दिक्कत है, कर दिए। अब आपको आगे बढ़ना है तो आप लिखेंगे ई सेल बराबर मानक ई सेल, बोलो 0.0591 log Q लिखा जाता है उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता हो गया C की सांद्रता C, D की सांद्रता का घात D, अरे उसका गुणांक आता है घात में, बार बार नहीं बोलेंगे। बाई होता है अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक देखिए A की सांद्रता B की सांद्रता, समझे? क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो अब आएंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब आ रहे हैं साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था समझ रहे हो? दोनों तरफ से अभिक्रिया जब शुरू हो जाएगा ना, मतलब कि अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद भी अभिकारक में, इधर जाएगा इधर जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था। और ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग लेक्चर नंबर 5 देखे होंगे तो साम्य अवस्था पे ये जो ई सेल है ना, यहाँ पर ये जो आप लिखे हैं ई सेल, इसका मान 0 होता है, समझे? ई सेल का मान 0 होगा कब? जब अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ जाएगा तब, ठीक है। और ये जो Q का मान है, Q ये बोले थे अभिक्रिया भागफल, Q का मान Kc के बराबर हो जाएगा। क्यों? ये पीछे लेक्चर में बता दिए थे कि Kc जो होता है ना, यह साम्य स्थिरांक होता है। कब? जब अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ जाएगा तब। तो ये साम्य स्थिरांक है, ये कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो हमको ये बताओ कि जब अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ गया तो हम क्या Q के जगह पर Kc नहीं कर सकते हैं? ना समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? हम बोल रहे हैं कि ये जो अभिक्रिया भागफल है, यह हम कभी भी किसी भी समय निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मान सिर्फ और सिर्फ कब निकालेंगे? जब अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ जाएगा। साम्य अवस्था लिखा हुआ है, साम्य अवस्था में आ जाएगा, समझ रहे हो? तो मान लो कि जब अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ गया तो क्या हम Q को Kc नहीं बोल सकते हैं? एकदम बोलेंगे। और इस बार क्या करेंगे? Q के जगह पर Kc, और ये 0 होता है। तो आइए यहाँ चलते हैं, इसका मान हो गया 0 और यहाँ लिखेंगे मानक ई सेल माइनस 0.0591 बटा में n, और इस बार लिखेंगे log Kc। कोई दिक्कत है आपको? क्लियर है सब कुछ? अब देखो, ये पूरा जो है ये माइनस लगा हुआ है, इस पूरा को हम उठाकर यहाँ से और इस पूरा को हम लाएंगे इधर। तो जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे
0.0591 बट्टा में n log Kc, और ये हो गया मानक ई सेल। समझे? अब बोलो तो log Kc बराबर log Kc, तो n को ले जाओ तो ये होगा n मानक ई सेल बट्टा में होगा 0.0591। ये क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, साम्य अवस्था पर ये एक नंबरिया क्वेश्चन में आ सकता है कि साम्य अवस्था में ये ई सेल जो होता है वो 0 होता है, Q बराबर Kc होता है। समझ रहे हैं? अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो पूरा आप लोग अच्छा से सब पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए तो फिर केवल इसको याद रखिएगा, ठीक है? और कैसे हम इसको प्रयोग करते हैं, इसको बस कैसे लिखते हैं, इसको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपको, बस ये कैसे लिखते हैं इतना ही तक देखना है, ठीक? तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप देखिए जल्दी से। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसमें भी आपको सेल का ईएमएफ निकालना है, मतलब ई सेल आपसे पूछा गया है। यहाँ दे दिया गया है आरटीपी, और नहीं भी दिया रहेगा तो आपको बोले हुए हैं कि निर्णय समीकरण का प्रयोग आपको आरटीपी पर पढ़ना है। तो आइए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात करें। ईएमएफ मतलब ई सेल, ठीक है? आपको ये सब सेल अभिक्रिया दे दिया गया है। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया हुआ है, ठीक है? मानक दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत अपना प्रयोग करेंगे समीकरण को। आइए यहाँ प्रयोग करते हैं, माइंड यहीं रखेंगे। ई सेल बराबर मानक ई सेल 0.0591 बटा में n log Q, यही ना है, ठीक? यही निकालना है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार बोल रहे हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने का तरीका आपको दिया रहेगा। देखिए दिया हुआ है, तो पहला नंबर आपको पता होना चाहिए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है यह होता है एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस होता है कैथोड का अवकरण विभव, और मानक दिया है तो मानक लगा देना है। इसमें ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। आप यहाँ लिखेंगे एनोड का, ये मानक है ना, तो मानक आप भी लगा दीजिए। तो मानक ही तो दिया हुआ है, देखो ना यहाँ पर स्टैंडर्ड तो मानक ही ना दिया हुआ है। एनोड का मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, प्लस कैथोड का मानक अवकरण विभव, ठीक है? कोई दिक्कत? फिर यहाँ इसके जगह पर इतना लिखे हैं माइनस, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं माइनस 0.0591 बाई n। n बोलो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2। 0 से 2 प्लस या 2 प्लस ले 0, मतलब कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है ना, तो बाई 2 कर देंगे। ये हो गया लॉग। अब देखो लॉग Q बराबर क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता में देखो ये सॉलिड ठोस है, इसको मत लिखना, इसको लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे Zn प्लस प्लस की सांद्रता बट्टा में अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक में देखो ये ठोस है, केवल इसका लिखेंगे हम। बहुत आसान है समझना जी, अब आप लोग नहीं पढ़ते हैं इसीलिए दिक्कत होता है। ऐसे कर लिए। आइए अब चलते हैं एक स्टेप आगे। एनोड का मानक ऑक्सीकरण में पहले जो आपका मेन अभिक्रिया है, मेन, उसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए मेन अभिक्रिया मेरा यहाँ है। इसमें देखो कि
एनोड कौन है और कैथोड कौन है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, 0 से प्लस, देख लो इसका ऑक्सीकरण हुआ है, और जब ऑक्सीकरण हुआ है इसका मतलब कि जिंक एनोड है। 2 + 0 घट गया, अवकरण हुआ है, अवकरण मतलब ये कैथोड है, ठीक है। तो इसका जब हुआ है ऑक्सीकरण तो इसका चाहिए ऑक्सीकरण विभव। आएंगे देखेंगे दिया क्या है, ऑक्सीकरण चाहिए क्योंकि 0 से 2 प्लस हो गया तो चाहिए इसका ऑक्सीकरण, और देखिए दिया है क्या, 2 + ले 0 अवकरण दिया हुआ है ना, समझा। मेन अभिक्रिया में जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है तो हमको क्या चाहिए, ऑक्सीकरण विभव ना, और प्रश्न में क्या दिया है, अवकरण दिया है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका साइन बदल देना है। जब अवकरण दिया है और ऑक्सीकरण चाहिए तो साइने बदल दो, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो माइनस दिया है प्लस कर दो। तो आइए यहाँ पर प्लस कर देते हैं, माइनस दिया हुआ है तो 0.78 प्लस कैथोड का मानक अवकरण विभव, कैथोड कौन है, Fe, ठीक। तो इसका चाहिए अवकरण, देखो 2 + ले 0 क्या हुआ है, अवकरण, तो हमको चाहिए अवकरण और प्रश्न में दिया है अवकरण, तो इसका साइन मत चेंज करना क्योंकि जो हमको चाहिए वही दिया है। तो इसको ज्यों का त्यों यहाँ रख दो, माइनस में है तो माइनस में छोड़ देना, 0.44। क्या कोई दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है। और फिर यहाँ पर रख दीजिए 0.0591/2 और ये हो गया लॉग। अब देखो Zn++ का कंसंट्रेशन दिया है क्वेश्चन में 10⁻⁻⁴, तो यहाँ रख दो 10⁻⁻⁴, और इसका दिया हुआ था यहाँ पर 10⁻⁻3। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर सब कुछ है। इसको हम ऊपर में मिटाएंगे, ऊपर में हम मिटाएंगे, मिटा दें, चलो ऊपर में मिटा देते हैं। इसके बाद आइए जल्दी से, बस हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम यहाँ से अब ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो इसको करेंगे अगर तो ये क्या आएगा 4 और 3, ये आएगा 0.34 माइनस 0.0591/2 और ये आएगा log 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये आपको बोले हैं ना, इसका फार्मूला पता है, log a का पावर b, तो इसको क्या लिखेंगे, b log a, पावर जो होता है घात वह बगल में आता है तो b log a इसको लिखा जाता है। उसी पर ये है, देख लो log 10 का पावर है तो पावर बगल में आ जाएगा, समझ रहे हो, 0.34 माइनस 0.0591/2। अब देखो log 10 का पावर है तो पावर बगल में, तो -1 आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पता चल रहा है ना। और यहाँ पर क्या आएगा log 10, तो log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, पता है कि नहीं है अभी, log 10 का मान 1 होता है, तो 1 होता है तो ख़त्म कर दो इसको, समझे। अब इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, 0.37 वोल्ट आएगा, ये आंसर आएगा, समझे। तो ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छा से अपना नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।